Welcome to IS Toppers Pre-Charge 2020 Revision Series Science, Technology and Defense Lecture 3। सबसे पहला टॉपिक है जीनो ट्रांसप्लांटेशन। पहले हम जीनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब जान लेते हैं। जीनो का मतलब है फॉरेनर, ट्रांसप्लांटेशन का मतलब है एक ऑर्गेनिज्म से टिश्यूज़, ऑर्गन्स या लिविंग सेल्स को ट्रांसप्लांट करना दूसरे ऑर्गेनिज्म में। तो अब हम इन दोनों अर्थों को अगर जोड़ के देखें तो जीनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब ये आता है कि दूसरे या फॉरेनर बॉडी, फॉर एग्जांपल एनिमल्स से हम लिविंग सेल्स, टिश्यूज़ या ऑर्गन्स को एक्सट्रैक्ट करके ह्यूमंस में प्लेस करेंगे। ठीक है, ये है जीनो ट्रांसप्लांटेशन का कॉन्सेप्ट। अब हाल ही में क्या हुआ था, सर टेरेंस इंग्लिश जो यूके में एक रेप्यूटेड ट्रांसप्लांट सर्जन है, इन्होंने कहा है कि पिग के किडनी को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाएगा बाय द एंड ऑफ 2020। तो सबसे पहला जो ट्रांसप्लांट का अटेम्प्ट हुआ था वो था 1838 में हुआ था, जहाँ पे पिग का कॉर्निया को ह्यूमन में ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की गई थी। कॉर्निया, आँखों का जो ट्रांसपेरेंट लेयर होता है उसको कॉर्निया कहते हैं। पिग के अलावा और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में ट्राई किए गए थे? एक चिंपैंजीज पे ट्राई किए थे, बबून्स में ट्राई किए गए थे, लेकिन फाइनली ये कंक्लूजन आया है कि पिग का जो जेनेटिक मेकअप है वो ह्यूमंस के जेनेटिक मेकअप से बहुत मैच करता है। तो इसीलिए पिग को बहुत ज़्यादा चूज़ किया गया है जीनो ट्रांसप्लांटेशन के लिए। अब हम यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि थोड़े हाईलाइटेड एरियाज़ हैं। यहाँ पे पहला क्या होगा, किसी भी डोनर ह्यूमन को अगर सपोज फॉर एग्जांपल किडनी की ज़रूरत हो तो पहले उसके जो बोन मैरो है वहाँ पे थोड़ी प्री कंडीशनिंग की जाएगी। ठीक है, फिर उसी के साथ साथ एक पिग को जो ह्यूमन के जो जीन्स हैं वैसा एक डोनर पिग को ग्रो करेंगे। फिर उस पिग से उसका किडनी एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसका बोन मैरो एक्सट्रैक्ट करके ह्यूमन के जो बोन मैरो है और किडनी में वहाँ पे प्लेस कर देंगे। और फाइनली एक टाइम के बाद ह्यूमन का जो बॉडी है वो इस नए ऑर्गन के साथ अकस्टम हो जाएगा और वो एज गुड एज ह्यूमन का ऑर्गन की तरह काम करेगा। अब जीनो ट्रांसप्लांटेशन का बेनिफिट क्या हो सकता है? सबसे पहला बेनिफिट होगा जो ऑर्गन्स की शॉर्टेज होती है, जिसके वजह से इंडिया में बहुत सारे लोग ऑर्गन्स के वेट करने के चक्कर में मर जाते हैं, वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो इलीगल ऑर्गन हार्वेस्टिंग होता है, जहाँ पे इनोसेंट लोगों को बहला फुला के उनके ऑर्गन्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर जो रिच पेशेंट्स होते हैं उनको बेच देते हैं, तो ये वाला प्रॉब्लम भी जीनो ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू सॉल्व हो सकता है। अब इसी का लॉजिकल एक्सटेंशन ये है कि एक्सपेंसेस भी रिड्यूस हो सकते हैं। देखिए, करंटली प्रॉब्लम ये है कि जो जीनो ट्रांसप्लांटेशन या कोई नॉर्मल ट्रांसप्लांटेशन हो गया वो ओनली रिच पेशेंट्स भी अफोर्ड कर सकते हैं। जो गरीब पेशेंट्स हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि ऑर्गन्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये अगर जीनो ट्रांसप्लांटेशन का और भी बढ़ावा दिए जाए तो गरीब पेशेंट्स भी एक्सेस कर सकते हैं ऑर्गन्स को। अब इसके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? सबसे पहला चैलेंज होगा वायरस का ट्रांसमिशन। देखिए, थोड़े वायरसेस होंगे वो पर्टिकुलर एनिमल्स को ही टारगेट करते हैं, लेकिन ऐसा साइंटिस्ट का मानना है कि जब ये जीनो ट्रांसप्लांटेशन जैसे प्रोसेसेस की वजह से ये वायरसेस अब धीरे धीरे ह्यूमंस को भी टारगेट कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि देखिए, हमारे ह्यूमन बॉडी को जब किसी दूसरा फॉरेन बॉडी कुछ अटैक करता है या कुछ प्लेस किया जाता है तो उसको हमारी इम्यून सिस्टम ख़त्म करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम किडनी को प्लेस कर रहे हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम को लग रहा है कि ये एक फॉरेन बॉडी है तो इसको हर हाल में ख़त्म करना चाहिए। अब हम एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इंडिया में ओनली एनिमल टू एनिमल ट्रांसप्लांट्स ही अलाउड है एज़ पर ICMR, जो इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के गाइडलाइंस के तहत। अगला टॉपिक है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में जानने से पहले हमको दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की जानकारी ज़रूरी होगी। सबसे पहला है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। देखिए, थोड़े ऐसे कपल्स होते हैं जिनके कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो किसी बेबी को कंसीव नहीं कर पाते। ये प्रॉब्लम्स ईदर मेल में हो सकता है या फीमेल में भी हो सकता है।
तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का निर्माण किया गया है, जहाँ पे इसमें थोड़े थोड़े प्रोसीजर्स होते हैं, मेडिकल प्रोसीजर्स, जिसके थ्रू जो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इसमें से एक टेक्निक है जिसका नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब है इन ग्लास, और फर्टिलाइजेशन का मतलब है जब एग सेल्स और स्पर्म सेल्स को मिल जाता है, मतलब कंबाइन हो जाते हैं, उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब इस प्रोसीजर को देखते हैं एग्जैक्टली होता क्या है। वुमेन को पहले ड्रग्स दिया जाता है ताकि उनमें एग सेल्स की ग्रोथ हो, फिर एक इंजेक्शन के थ्रू उस एग सेल्स को एक्सट्रैक्ट करके फादर के स्पर्म सेल्स जो एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करके उसे दोनों को एक फाइनली एक बीकर में डाल के उसको उस एक एग सेल्स फर्टिलाइज किया जाता है, और इस एम्ब्रियो को निकाल के वुमेन के यूटेरस में प्लेस किया जाता है, और थोड़े समय बाद वुमेन प्रेग्नेंट हो जाती है। अब ये इसलिए न्यूज़ में आया है कि आंध्र प्रदेश में एक 74 ईयर ओल्ड वुमेन, उन्होंने ट्विंस का जन्म दिया है, लेकिन ये हुआ है IVF जो यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक के द्वारा। अगला टॉपिक है मीथेन ऑन मार्स। इससे पहले हम मार्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। मार्स सन के डायरेक्शन से चौथा नंबर का प्लैनेट है। अर्थ के कंपैरिजन में मार्स की साइज़ 50% छोटी है, और मार्स के 2 मून्स हैं, एक है फोबोस और एक डेमोस। अब हम मार्स के एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं। मार्स का जो टेरेन है वो एक कोल्ड डेजर्ट से बना हुआ है। मार्स की एटमॉस्फेयर बहुत थिन है। मार्स में जैसे अर्थ में सीजन्स, वॉल्केनोज और पोलर आइस कैप्स हैं, वैसा ही सेम मार्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन मार्स की खास बात यह है कि वहाँ के जो वॉल्केनोज हैं वो डेड हैं। अब हम मीथेन के बारे में जानते हैं। मीथेन एक नेचुरली अकरिंग गैस है जो अर्थ में पाया जाता है, और इसके कॉज जो प्रोडक्शन होता है वो 2 कारणों से होता है, एक है नेचुरल और एक एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल कॉजेज़ वो हैं जैसे वेटलैंड एरियाज़ या किसी ऑर्गेनिज्म का डिकम्पोजिशन हो रहा है बैक्टीरिया की वजह से, तो वो मीथेन का प्रोडक्शन वहाँ पे होता है। और दूसरा जो है एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़, जैसे सीवेज वेस्ट किसी एरिया में एक्यूमुलेट होना, या कहीं पे भी लैंडफिल, वहाँ पे मीथेन का प्रोडक्शन बहुत होता है। एक मीथेन की खास बात यह है कि जहाँ पे भी मीथेन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि वहाँ पे लाइफ है। अब न्यूज़ में ये आया है कि नासा की जो क्यूरियोसिटी रोवर है, उस रोवर ने मार्स में मीथेन का सबसे हाईएस्ट रीडिंग निकाला है जहाँ पे ये लोकेटेड है। अब हम जानते हैं नासा के क्यूरियोसिटी रोवर के बारे में। ये एक रोबोटिक रोवर है जिसको 2011 में लॉन्च किया गया था, और ये करंटली मार्स की गेल क्रेटर को एक्सप्लोर कर रहा है। गेल क्रेटर एक एस्ट्रॉयड के इम्पैक्ट के वजह से फॉर्म हुआ था, और इस इम्पैक्ट के बाद ये वहाँ पे वाटर की जो साइंस हैं वो बहुत ज़्यादा पाई गई हैं, तो इसीलिए नासा का क्यूरियोसिटी रोवर इस एरिया को एक्सप्लोर कर रहा है। अब कुछ की फैक्ट जान लेते हैं। मार्स में मीथेन का जो डिटेक्शन पहली बार हुआ है वो मार्स एक्सप्रेस के माध्यम से हुआ है, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक ऑर्बिटर है। और मार्स का जो मीथेन का जो लेवल है वो कभी कभी राइज होता है और कभी कभी गिर जाता है, और ये जो पैटर्न है अभी तक पता नहीं लगाया गया है। अगला टॉपिक है सेकेंड स्पेस पोर्ट। इसरो का सेकेंड लॉन्च पैड वो कुलशेखरपट्टिनम, जो तमिलनाडु के तूतीकुड़ी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, वहाँ पे उसकी कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अब इंडिया का जो सबसे पहला लॉन्च पैड है वो है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। अब तूतीकुड़ी को चूज़ क्यों किया गया है? पहला रीज़न है इसके प्रॉक्सिमिटी में सी शोर है। अब आप बोलेंगे श्रीहरिकोटा के प्रॉक्सिमिटी पे भी श्रीलंका है, लेकिन आप श्रीहरिकोटा के एग्जैक्टली साउथ डायरेक्शन में देखेंगे तो वहाँ पे श्रीलंका है। अगर कोई स्पेसक्राफ्ट श्रीहरिकोटा से डायरेक्टली अबव श्रीलंका के ऊपर से जाता है तो चांसेस है अगर कभी क्रैश हो जाए तो वहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशंस भी गिर सकता है। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर हम स्पेसक्राफ्ट डायरेक्टली लॉन्च करते हैं तो वो इंटरनेशनल मैरीटाइम और एयर स्पेस लॉज को वायलेट भी कर सकता है। अब जो तूतीकुड़ी लोकेशन है वो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे पास में कोई कंट्री नहीं है। अब तो डायरेक्टली साउथवर्ड डायरेक्शन में स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च कर सकते हैं तूतीकुड़ी से। अब
यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये होगा कि जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं वो हैवियर पेलोड को उठा के पोलर ऑर्बिट्स में प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस करना है तो श्रीहरिकोटा का लोकेशन सबसे आइडियल है। अगला टॉपिक है टार्डीग्रेड। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और इसकी एक यूनिक खास बात है, ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट और रेजिलिएंट ऑर्गेनिज्म है अर्थ में। इसकी एबिलिटी है कि ये एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर्स और एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर दोनों में सर्वाइव कर सकता है। इनफैक्ट ये पानी के बिना 10 साल तक जी भी सकता है और ये एकदम से हाइबरनेशन में चला जाता है जब अगर इसके आसपास कहीं पानी ना हो तो। इसका खास बात यह है कि इसकी जो बॉडी है वो 4 सेगमेंट में बनी है और इसके 4 पेयर ऑफ लेग्स हैं, जैसे मैंने मार्क किया है यहाँ पे ये। अब ये प्लांट सेल्स को, एनिमल सेल्स को दोनों को कंज्यूम कर सकता है और दूसरे बैक्टीरियाज को भी खा देता है। ये कैनिबलिज्म में भी एंगेज करता है। कैनिबलिज्म का मतलब है ये एक टार्डिग्रेड दूसरे टार्डिग्रेड को खा लेता है। अब इसका दूसरा नाम है वाटर बियर। अगला टॉपिक है हाइपरलूप प्रोजेक्ट। पहले हम हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को देख लेते हैं। इस सिस्टम में एक ट्यूब बना होगा फ्रॉम डेस्टिनेशन ए टू डेस्टिनेशन बी। ये ट्यूब में नियर वैक्यूम एनवायरनमेंट होगी। इस नियर वैक्यूम एनवायरनमेंट में एक ड्राइवरलेस कैप्सूल्स को लॉन्च किया जाएगा जिसमें पैसेंजर्स और गुड्स दोनों को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इस जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड अचीव कर सकता है हाइपरलूप। अब हम जानते हैं ये न्यूज़ में आया क्यों था। रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है मुंबई से पुणे तक का दुनिया का सबसे पहले हाइपरलूप प्रोजेक्ट के लिए। ये हाइपरलूप प्रोजेक्ट मुंबई और पुणे का जो ट्रैवल टाइम है जो करंटली 3.5 आवर्स है उसको 35 मिनट्स में कन्वर्ट कर देगा। अगला टॉपिक है नाविक। नाविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। नाविक के बारे में जानने से पहले हम 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। एक है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और दूसरा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की दोनों के बीच में डिफरेंसेस। अब दोनों में पहले कॉमनैलिटीज़ देख लेते हैं। ये अर्थ के 35,786 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे लोकेटेड है ये ऑर्बिट। यहाँ पे अगर कोई सैटेलाइट को प्लेस करते हैं तो वो ऐसा लगेगा कि अर्थ को फॉलो कर रहा है। ये ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और नेविगेशन सैटेलाइट्स को प्लेस वहाँ पे रखेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। और अब इम्पॉर्टेंट डिफरेंस देख लेते हैं जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस। जियो स्टेशनरी एग्जैक्टली अर्थ इक्वेटोरियल प्लेन्स पे लोकेटेड है, तो अगर यहाँ पे सैटेलाइट को रखेंगे तो अर्थ के इक्वेटोरियल प्लेन को पे लोकेटेड होगा। और अगर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होगा उसका एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। तो जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। अब हम देखते हैं नाविक के बारे में। नाविक एक रीजनल सैटेलाइट सिस्टम नेविगेशन सिस्टम है जो इंडिया ने खुद बनाया है। ये इंडिया में पोजीशनिंग डेटा सर्विसेज के लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है और इसकी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस हमारे बॉर्डर से 1500 किलोमीटर तक सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। इस सिस्टम में 9 में से 8 सैटेलाइट अभी करंटली ऑर्बिट में है, जिनमें से 3 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है और बाकी के सारे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। अब हम इंपॉर्टेंट सर्विसेज देखते हैं जो नाविक प्रोवाइड करता है। ये 2 टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइड करता है। एक स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस जो सिविलियन एप्लीकेशंस के लिए है, जैसे आप और मैं, हम अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो नाविक को यूज़ करके गूगल मैप्स में रूट फाइंड कर सकते हैं। दूसरा सर्विस है वो है रिस्ट्रिक्टेड सर्विस। ये ओनली इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स या मिलिट्री यूज़र्स हैं उनके लिए है और इनका जो ये सर्विस है वो एनक्रिप्टेड है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस देख लेते हैं नाविक का। नाविक टेरेस्ट्रियल, एरियल और मरीन नेविगेशन में फ़ायदेमंद हो सकता है। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड में ट्रांसपोर्टेशन, फॉर एग्जांपल बस या ट्रेन एक जगह से दूसरा जगह जाने का नेविगेशन सर्विस यूज़ कर सकता है। फिर एरियल मतलब प्लेन्स और मरीन मतलब शिप्स, वो नाविक का बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हम ऐसा एफिशिएंट रूट प्लान आउट कर सकते हैं कि अगर कोई एरिया किसी डिज़ास्टर से इम्पैक्ट हो गया है तो वहाँ पे व्हीकल का मूवमेंट या वहाँ पे अगर कुछ
एड को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो नाविक का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा व्हीकल ट्रैकिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कोई व्हीकल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसको अगर ट्रैक करना है तो नाविक का एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। अब टोटल दुनिया में और कौन कौन से नेविगेशनल सर्विसेज हैं? यूएसए का है जीपीएस जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, रशिया का है ग्लोनास, चाइना का है बाइडो और यूरोपियन यूनियन का है गैलीलियो। अगला टॉपिक है हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी। इससे पहले 3 कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। पहला है आईसीएफ कोचेस यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कोचेस, दूसरा है एलएचबी कोचेस यानी लिंके हॉफमैन बुश कोचेस, तीसरा है हेड ऑन जनरेशन कोच टेक्नोलॉजी। आईसीएफ कोचेस मतलब इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कोचेस, ये चेन्नई में बनते हैं और ये टिपिकल आपने ये देखा होगा ऑलमोस्ट सारे ट्रेन्स में जनरली ये ब्लू कलर का जो आईसीएफ कोच है वो दिखाई देता है। ये टेक्नोलॉजी इंडिया ने स्विट्ज़रलैंड से लिया था 1950 में। अब दूसरी तरफ आता है लिंके हॉफमैन बुश कोचेस, ये इंडिया ने जर्मनी से लिया है 1996 में। ये सारे कोचेस जनरली आप राजधानी ट्रेन्स में देखा जा सकता है और इनकी खास बात यह है कि इनका जो प्रोडक्शन होता है वो आसनसोल में चित्तरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री में वहाँ पे होता है। अब अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हेड ऑन जनरेशन। आप इमेज में देख सकते हैं कि ट्रेन के ऊपर एक वायर लगा हुआ है और वो वायर के बीच में एक कॉन्ट्रैप्शन लगा हुआ है जिसके थ्रू वो पावर एक्वायर करता है डायरेक्टली फ्रॉम केबल्स। अब नॉर्मली क्या होता था कि 2 जनरेशन कार होते थे जो पूरे ट्रेन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते थे। अब इस हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी की वजह से इनमें से एक जनरेशन कार की ज़रूरत नहीं होगी, जिसके थ्रू बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। जो है पहला फ़ायदा वो है एयर और नॉइज़ पोल्यूशन बहुत कम जनरेट होगा। दूसरा रेलवेज़ को 1390 करोड़ का फ़ायदा होगा। और तीसरा जो पहले 2 जनरेटर कार की ज़रूरत होती थी अब बस 1 जनरेटर कार की ज़रूरत है और जिसके बदले कोई दूसरा कोच लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पैसेंजर्स का कोच लगा सकते हैं और या गुड्स का कोई एक्स्ट्रा कोच लगा सकते हैं ट्रेन में। अब रिसेंटली न्यूज़ में ये आया क्यों था? रेलवे मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था कि सारे जो लिंके हॉफमैन बुश कोचेस हैं उनमें हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया जाएगा। अगला टॉपिक है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जानने से पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज 4 मनी लेंडर्स हैं ए, बी, सी और डी। इन चारों ने एक कॉमन पूल बनाया है जहाँ पे उन्होंने 100 रुपीज़ को स्टोर किया है। अब क्या होगा, इन चारों के पास एक बुक भी है ताकि ये नोट करे कि इस पूल में कोई भी चेंजेस हो तो ये चारों नोट कर लेते हैं। अब सपोज़ एक बंदा आया है जिनका नाम है ई, इन्होंने 100 रुपीज़ डिपॉज़िट किया है इस चेस्ट में। तो ए बी सी डी क्या करेंगे, सारे डिपॉज़िट कर लेंगे कि 100 रुपीज़ इस चेस्ट में ऐड हो गया है। अब सपोज़ एफ एक महिला है, इन्होंने कुछ 50 रुपीज़ एक्सट्रैक्ट किए हैं इस चेस्ट से। तो चारों मनी लेंडर्स क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे कि कि एफ़ ने इतना ट्रांजैक्शन निकाला है। अब क्या होता है, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ए के घर में आग लग गई और ये सारे रिकॉर्ड्स जल गए। तो फ्यूचर में जब ये पूरा सेटल हो गया तो एक के पास कोई रिकॉर्ड नहीं था कि ट्रांजैक्शन का अमाउंट कितना था, ये था। तो लकीली क्या हुआ है कि बाकी जो बी सी डी हैं इनके पास ऑलरेडी उन्होंने रिकॉर्ड्स को ऑलरेडी नोट कर लिया है। तो ए क्या करेगा, इस जो भी ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन है उसका एक ज़ेरॉक्स कॉपी रख लेगा और वो उसके पास वापस से उस पे अपडेट करना चालू करेगा। ये है कोर कॉन्सेप्ट ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन में जो ये मनी लेंडर्स के बदले क्या होता है, यहाँ पे कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, और इन कंप्यूटर्स के बीच में एक चेन होगा और ईच चेन के ऊपर एक सपोज़ एक पेपर का धागा फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेपर होगा, ठीक है।
और ये कंप्यूटर्स क्या करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है इनके नेटवर्क के बीच में, उस ट्रांजैक्शन को इस पेपर में नोट डाउन कर देंगे। और वंस ये एक बार ये ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लिया तो उस इन्फॉर्मेशन को चेंज करना बहुत मुश्किल है और नाम ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट है। तो ये है कोर कॉन्सेप्ट ब्लॉकचेन का। अब ब्लॉकचेन में दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं, एक होता है ब्लॉक और एक होता है चेन। ब्लॉक में डिजिटल इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है और चेन एक पब्लिक डेटाबेस है, मतलब जो भी पार्टिसिपेंट्स इस नेटवर्क में हैं उनके पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ब्लॉक में क्या होता है, ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन स्टोर किया जाता है, पार्टिसिपेंट्स मतलब कौन कौन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनका इन्फॉर्मेशन, और ऐसा इन्फॉर्मेशन कि सारा इन जो भी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मेंशन किया जाता है। अब ब्लॉकचेन की खास बात यह है, इस सारा इन्फॉर्मेशन को एक हैश करके एक फॉर्म है उसमें स्टोर करते हैं। अब ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट का मेन फ़ायदा ये है कि जब भी कोई भी इन्फॉर्मेशन अपडेट होता है तो सारे पार्टिसिपेंट्स के पास वो इन्फॉर्मेशन चला जाता है, और वंस ये एक बार ये इन्फॉर्मेशन एडिट हो गया या मतलब प्लेस हो गया तो इसको चेंज करना बहुत मुश्किल है, इनफैक्ट ना ऑलमोस्ट मान लीजिए इम्पॉसिबल है। ओके, अब हम ब्लॉकचेन के बारे में इन डेप्थ देखते हैं, की फीचर्स देखते हैं। बेसिकली ये एक डिजिटल लेजर है। लेजर का मतलब वही कि सारे ट्रांजैक्शंस जो भी नेटवर्क में हो रहे हैं उसका मतलब इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। ये अगला फीचर है, ये सारा इन्फॉर्मेशन इनक्रिप्टेड है, मतलब एक बार मतलब इसमें हैकिंग करना या कुछ भी चेंजेस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और तीसरा फ़ायदा ये है पीयर टू पीयर नेटवर्क, मतलब कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी डायरेक्टली एक दूसरे से बात करेंगे, ना कि बीच में एक और कंप्यूटर सी आएगा। तो ये जो मिडलमैन का जो बीच में आना है उसको हटा देता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। चौथा इंपॉर्टेंट फीचर ये है, जो इन्फॉर्मेशन है वो सबके पास अवेलेबल है थ्रू डेटा शेयरिंग फीचर। और पांचवा डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब ये पीयर टू पीयर नेटवर्क का लॉजिकल एक्सटेंशन है, क्योंकि यहाँ पे कोई बीच में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है और ना कि कोई सर्टिफाइंग अथॉरिटी है। सारे जो मेंबर्स हैं ऐसा माना जाता है कि सारे ट्रस्टवर्दी हैं और जो भी इंफॉर्मेशन डालेंगे वो लेजिटिमेट होगा, तो बीच में कोई और अथॉरिटी आने की ज़रूरत नहीं है। ये है कोर फीचर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। अब हम देखते हैं ब्लॉकचेन एग्जैक्टली न्यूज़ में आया क्यों था। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के पास एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लगाने का प्लान आया है फॉर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और ये बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रही है। इनका इस सेंटर का मेन काम ये होगा, जो टेक इंडस्ट्री है उनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में फ़ायदे बताना, ताकि वो और भी वाइडली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। और NIC क्या करेगी, ब्लॉकचेन एज अ सर्विस प्रोवाइड करेगी। मतलब जैसे आपने सुना होगा गूगल ड्राइव, ये है सर्विस प्रोवाइड कर दी है गूगल फॉर स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एग्जैक्टली ऐसा ही NIC क्या करेगी, जो भी यूज़र्स हैं पोटेंशियल यूज़र्स, उनको ब्लॉकचेन एज अ सर्विस प्रोवाइड करने का प्लान है। अगला टॉपिक है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी को समझने से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ आपके पास एक जीन्स है और उस जीन्स का कलर ब्लू है, और आपको ये कलर में थोड़ा चेंजेस लाना है, मतलब आप चाहते हो कि इसमें एक छोटा सा दूसरा सा पैच डालें रेड कलर का। तो आप क्या करोगे, आप एक सीज़र लोगे, सीज़र लेके ऐसे काट दोगे, काट के इस ये जो एग्जिस्टिंग पैच है इसको हटा के यहाँ पे रख लोगे, और ये जो रेड कलर का पैच है इसको यहाँ पे डाल दोगे, और फाइनली यहाँ पे सील दोगे। ठीक है, तो आपको फाइनली क्या मिला, जो आपका डिज़ाइन वाला कपड़ा मिल गया। अब एग्जैक्टली यही चीज़ अगर जेनेटिक लेवल में करेंगे उसे जीन एडिटिंग कहते हैं। जीन एडिटिंग में क्या होता है, जो DNA लेवल है वहाँ पे कोई भी जो डिज़ायर्ड सीक्वेंस को जो ज़रूरत नहीं है उसको हटा देंगे, और जो डिज़ायर्ड सीक्वेंस को अगर इंसर्ट करना है वहाँ पे डाल देंगे। दैट्स इट, जो हमको जैसे DNA सीक्वेंस चाहिए था वो मिल गया। ये एंजाइम्स के माध्यम से होता है। जो एंजाइम्स का काम ये होगा एज अ सीज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं, मतलब DNA में कट्स इंट्रोड्यूस कर सकता है, जो एग्जिस्टिंग DNA उसको हटा सकते हैं, और दूसरा DNA को इंसर्ट भी कर सकते हैं वहाँ पे। अब आप पूछेंगे
कट तो कर दिया तो वापस डीएनए चिपकेगा कैसे? तो ये चिपकता ऐसे है कि सेल में डीएनए रिपेयर करने का मैकेनिज़्म है, एरिया को रिपेयर कर लेगा। अब हम देखते हैं ऐसा ही एक टेक्नोलॉजी आया है, वो है क्रिस्पर। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के यूज़ करके साइंटिस्ट ने एक ब्लॉक जेलीफिश का एक वेनम है उसका एंटीडोट बना दिया। ओके, अब क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्निक के बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ये फुल फॉर्म आपको मेमोराइज करना होगा। अब क्रिस्पर का ऑपरेशन कैसा होता है, ठीक है। Cas9 करके एक एंजाइम है जो एडिट करने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो Cas9 को क्या करेंगे, यहाँ पे Cas9 को लिया और जो एरिया को कट करना है वहाँ पे एक गाइड RNA करके होता है, वो उसको हाईलाइट कर देते हैं और फिर Cas9 को लेके उस एरिया को कट करेंगे, जो एरिया काटना है उसको काट दिया। फिर जो डीएनए को आपको इंसर्ट करना है आप वहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे और फाइनली डीएनए रिपेयर के माध्यम से वो रिपेयर हो जाएगा और आपको एडिटेड जीन मिल जाएगा। इस टेक्नोलॉजी से जीनोम में निकाल सकते हैं कोई सेक्शन, ऐड कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग सेक्शन को ऑल्टर भी कर सकते हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है? सबसे पहला एप्लीकेशन हो सकता है जेनेटिक डिफेक्ट्स को करेक्ट करना। फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम जैसे डिजीज़ेस या सिकल सेल एनीमिया जो इंडिया के ट्राइबल पॉपुलेशन में बहुत अफेक्टेड होते हैं, तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये जो जेनेटिक रीजंस हैं वो एरिया को एडिट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट हो सकता है कोई डिजीज़ेस को ट्रीट या प्रिवेंट करना, या और कोई एग्जांपल अगर ले लें कि इंडिया में स्नेक बाइट्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इनका मेन रीज़न ये है, अगर एंटीवेनम अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो तो स्नेक बाइट्स से डेथ्स जो हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम एंटी स्नेक वेनम बना सकते हैं। फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होनी बहुत ज़रूरी है, तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम क्रॉप की प्रोडक्टिविटी और भी एनहांस कर सकते हैं। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एट नाइट। इस टॉपिक को जानने से पहले दो कॉन्सेप्ट्स को देखना होगा। पहला है थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तब होता है जब दो बॉडीज़ के टेम्परेचर अलग हो तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है रेडिएटिव कूलिंग। ये तब होता है जब कोई बॉडी अपना जो हीट है वो थर्मल रेडिएशन के माध्यम से लूज़ करता है। ऐसा सिचुएशन अर्थ में रात के टाइम पे होता है जब बॉडीज़ पूरा अपना हीट लूज़ करते हैं, और कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से भी ज़्यादा ठंडा वो बॉडी हो जाता है। यही दो कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके एक इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट यूएस में उन्होंने एक प्रोटोटाइप बनाया जहाँ पे पॉलीस्टायरीन डिस्क मतलब थर्मोकॉल का एक डिस्क है, उसको ब्लैक कलर पेंट किया और उसे एक विंडशील्ड के बीच में रख दिया। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यानी जो थर्मोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के माध्यम से ये डिवाइस थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लग गया। तो साइंटिस्ट का कहना है अगर इस प्रोसेस को और भी स्केल अप करते हैं या और भी रिसर्च होता है तो रात में इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं।